हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं परीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ पे। तो एक बार सारे बच्चे बता देंगे आप सभी कैसे हैं। आई होप बहुत शानदार होंगे और बहुत मस्ती से पढ़ाई में अपनी झंडे गाड़ रहे होंगे। और आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं, बुक 1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने बुक 1 के वीडियोस और बुक 1 के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर बुक नंबर 1 जो है हमारी पूरी कंप्लीट है और बुक नंबर 2 जो है हमारी उसका फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूं। ये आपका सेकंड वाला चैप्टर मैं आज कराने जा रहा हूं। सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है आपका कल्चरल चेंजेस। तो कल्चरल चेंजेस क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं चैप्टर तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा और आपके समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। एकदम से बढ़िया कोने में बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और मस्ती से लेक्चर को एंजॉय करिए, क्योंकि मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो मज़ा तो आना ही है, ठीक है ना। और चैप्टर भी आपको समझ में आना है, तो मज़ा और चैप्टर समझ में दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपको मज़े के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाई में आपको मज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो कल्चरल चेंज की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है कल्चरल चेंज, ठीक है। अब भाई कल्चरल चेंज का मतलब क्या है? तो कल्चरल चेंज का मतलब क्या है, किसी के कल्चर में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? किसी के कल्चर में जब चेंज होता है तो क्या होता है, कल्चरल चेंज होता है। मतलब क्या मतलब है, किसी देश में कल्चरल चेंज कैसे होगा? देश की संस्कृति, ठीक है, देश की सोच, देश की विश्वास और देश के आदर्शों में अगर बदलाव होंगे तो वो कल्चरल या सांस्कृतिक चेंज के दायरे में आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी बता दिया करो, तो हिंदी बता दूं कि किसी देश की सोच, किसी देश के विश्वास, किसी देश की संस्कृति, किसी देश की परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब में जब परिवर्तन होगा तो वो कल्चरल चेंज या सांस्कृतिक परिवर्तन के दायरे में आएगा। तो मैं अगर बात करूं कि कल्चरल चेंज क्या है, तो किसी देश की संस्कृति, किसी देश की संस्कृति कल्चरल चेंज क्या है? किसी देश की संस्कृति, किसी देश की संस्कृति, किसी देश की संस्कृति या किसी देश की संस्कृति में जब क्या होगा, जैसे संस्कृति मतलब लोगों की सोच, संस्कृति यानी कि लोगों की सोच, लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनके विश्वास, ठीक है, लोगों की सोच, उनके विश्वास, उनकी आस्था, उनकी आदर्श, उनकी आस्था व आदर्श में होने वाले परिवर्तन होने वाले परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंज सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? किसी देश के लोगों की संस्कृति यानी कि लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास, लोगों के आदर्शों में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सांस्कृतिक परिवर्तन जो है इनको 4 प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है। कैसे? सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है। 4 प्रक्रियाओं से समझा जा सकता है। वो प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा संस्कृताइजेशन या आपका सांस्कृतिकरण, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांस्कृतिकरण बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिकरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन। टेंशन मतलब तुम लोग, आज मैं कोई नया वर्ड नहीं बनाने वाला। बहुत हंसते हैं ना तुम लोग मेरे ऊपर कि सर ने नया वर्ड निकाल दिया। आज मैं कोई भी नया वर्ड नहीं निकालने वाला, ठीक है। तो सांस्कृतिनाइजेशन तो मैं बिल्कुल नहीं निकालने वाला आज, ठीक है। संस्कृतिनाइजेशन नहीं निकालने वाला, और ना ही मैं निकालने वाला हूं पश्चिमीनाइजेशन, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा नया वर्ड। पश्चिमीनाइजेशन भी नहीं निकालूंगा मैं, समझ रहे हो? पश्चिमीनाइजेशन भी नहीं निकालूंगा। वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण, ठीक है ना, वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण। और बात करें हम इससे और समझ सकते हैं आपका सेकुलरिज्म से। सेकुलरिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्म
निरपेक्षता, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता, और लास्ट में आ जाएगा आपका मॉडर्नीकरण, ठीक है, मॉडर्नीकरण, कोई नया वर्ड नहीं निकालूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन, सॉरी, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीनाइजेशन, या फिर आधुनिकीनाइजेशन, ठीक है ना, आधुनिकीकरण, ठीक है। कोई नया वर्ड निकाला कहीं? मैंने नहीं निकाला, देखो मैं निकालने वाला नहीं, तुम तो बहुत मजाक बनाते हो मेरा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी अभी तक हमने क्या समझा कि कल्चरल चेंज क्या है, किसी देश के लोगों की संस्कृति में, संस्कृति का मतलब है किसी देश के लोगों की आस्था में, उनके विश्वास में और उनकी सोच में होने वाला परिवर्तन कल्चरल चेंज कहलाता है। और कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन को हम 4 स्टेप में 4 प्रक्रियाओं से समझ सकते हैं। पहली प्रक्रिया कौन सी है? संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण है। दूसरी प्रक्रिया कौन सी है? वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण है। तीसरी प्रक्रिया कौन सी है? सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता है। और चौथी प्रक्रिया कौन सी है? मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण है। इन 4 प्रक्रियाओं से समझेंगे। कैसे समझेंगे? आगे चलते हैं भाई, ठीक है। देखो अब ये बेसिक चीज समझ गए, अब आते हैं चैप्टर पे हम। देखो अब ये क्या है, कुछ नाम है फेमस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि राजा राम मोहन राय की अगर मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, और इन्होंने केवल मानवीय व प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों यानी कि मॉडर्न प्रिंसिपल का हवाला दिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों का भी संदर्भ किया, ठीक है। और आपके उसके बाद क्या है? राजा राम मोहन राय की बात होगी, ठीक है। रानाडे की यहाँ की तस्वीर नहीं है साथ, हाँ, विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिनमें इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में इन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृत प्रदान करते थे, यानी कि उन पक्षों का उल्लेख किया जो आपके विडो मैरिज को बढ़ावा देते थे वेदों में, और वेदों से उन पक्षों का उन्होंने वर्ण कर दिया। और क्या किया? और इन्हें शास्त्र सम्मत मानते हैं, ठीक है। तो रानाडे ने क्या किया? रानाडे ने किसमें जिक्र किया इसमें कि द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, ठीक है ना, ये हो गई बात। फिर शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रकृति थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन। और यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधारक आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन से उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य सम्मानित किया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथ निरपेक्ष और उदारवादी यानी कि प्रकृतियां थी, ठीक है। आपकी सर सैयद अहमद खान, जो सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है। इन्होंने क्या किया? सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी हुई बातों को मॉडर्न साइंस के द्वारा स्थापित किया, प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की, ठीक है। फिर कंदुकिरी विश्लेलिंगम की पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज किसकी पुस्तक है? एक पुस्तक लिख लिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोर्स ऑफ नॉलेज, आपसे पूछा जा सकता है द सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? द सोर्स ऑफ नॉलेज पुस्तक का नाम है। और किसकी पुस्तक है? ये कंदुकिरी की पुस्तक है, कंदुकिरी वीरेश लिमिंग की ये पुस्तक है, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज में क्या किया? नव्य न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है। उन्होंने जूलियस हेक्सले, एक प्रख्यात जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को भी अनुवादित किया, ठीक है। ये आपके फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं इसी बात पे, कंप्यूटर जी आगे चलिए। चलो फिर बात करते हैं, देखो कल्चरल चेंज रिफर टू द चेंज इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर एक्सेट्रा। यानी कि क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, किसमें परिवर्तन होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है कि भाई रीति रिवाजों में परिवर्तन हो रहे हैं। किसमें परिवर्तन हो रहे हैं? रीति रिवाजों में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। परंपराओं में परिवर्तन हो रहे हैं, विश्वासों में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। जीवन शैली यानी कि कैसे आपका लाइफ स्टाइल है, कैसे आप जीवन जीते हैं, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। आपके बिहेवियर यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। ये सब बदलाव किस में आ जाते हैं? कल्चरल चेंज में आ जाते हैं, ठीक है।
और क्या कह रहा है, वी गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश क्लॉथ्स, यानी कि ब्रिटिश जो कपड़े हैं उनसे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या हो रही बात, आगे क्या चर्चा हो रही है, आगे चर्चा हो रही है इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन आवर कल्चर, यानी कि जो ब्रिटिश थे उनका हमारे कल्चर पे क्या पड़ा इम्पैक्ट, impact on British culture, values, norms, basically any impact of or change on the cultural side, यानी कि क्या कह रहा है कि हमारी संस्कृति जो थी, हमारा कल्चर जो था, हमारे जो मापदंड मूल्य थे, उनका क्या कहा, ब्रिटिशों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, बेसिक रूप से क्या हुआ, कल्चर वाला जो फेज था उस पर कोई प्रभाव या परिवर्तन, ठीक है, सांस्कृतिक पक्ष पर कोई प्रभाव या परिवर्तन, दैनिक जीवन के पहलुओं में बदलाव। ठीक है, चेंज इन एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ, और दैनिक जीवन के पहलुओं में क्या हुआ, बदलाव, जो डेली लाइफ हमारी होती है उसमें क्या हुआ, बदलाव। ठीक है ना, कंप्यूटर जी आगे चलिए भाई। फिर बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, समाज सुधारक जिनको कहते हैं, सोशल रिफॉर्म क्या क्या थे हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ, जो आपके समाज सुधारक थे, वो समाज सुधारक का मतलब क्या है, वो समाज की जो व्यवस्था थी उनको बदलना चाहते थे। समाज सुधारक क्या करते थे, समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते थे। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ, सोशल रिफॉर्म वांट टू चेंज द सोशल सिस्टम, सोशल रिफॉर्म क्या करना चाहते थे, सामाजिक सिस्टम जो था उसको चेंज करना चाहते थे भारत में, इन इंडिया। ठीक है, चेंजिंग लाइफ ऑफ वुमेन एंड दलित, क्या महिलाओं की और दलित की, किसकी, महिलाओं की, भाई दो लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहते थे, क्योंकि जिनकी लाइफ क्या थी, थोड़ी सी हीन थी, दरिद्र थी, तो महिलाओं व आपके जो दलित थे, दलित, ठीक है, एंड राइडिंग ऑफ सोशल इविल, इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर वीमेन एक्सेट्रा, यानी कि क्या हुआ भाई, महिलाओं की और दलितों के जीवन में क्या हुआ, बदलाव लाना चाहते थे, सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते थे, और महिलाओं के लिए मतलब शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी सोशल रिफॉर्म में क्या क्या करते थे भाई, जो महिलाओं की स्थिति है उनमें सुधार करने की कोशिश, जो दलितों की स्थिति है ऐसी नहीं, उनमें सुधार करने की कोशिश, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा मिल सके, इस चीज़ में सुधार करने की कोशिश होती थी। ठीक है, सोशल रिफॉर्म में राजा राम मोहन रॉय क्या थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और एबॉलिस्ट सती प्रथा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की शुरुआत की और सती प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या थी, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो पत्नी होती थी, यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, यदि उसके पति की डेथ हो जाती थी, तो पत्नी भी उसके साथ चिता पर लेटती थी, उसको लेटना पड़ता था और अपने पति के साथ जल जाना पड़ता था। इतनी खतरनाक, इतनी मतलब दर्दनाक प्रथा जो थी, इसका नाम था सती प्रथा। यानी कि पत्नी का जब पति मरता था तो उसको साथ उसके चिता पर लेटना पड़ता था, और जो पत्नी ऐसा नहीं करती थी, जो महिला ऐसा नहीं करती थी, उस महिला को बहुत खराब नज़र से देखा जाता था। यानी विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी, उस महिला को बहुत गंदी नज़र से देखा जाता था। ऐसे देखा जाता था कि ये एक अच्छी पत्नी नहीं है, ये एक अच्छी औरत नहीं है, चरित्रहीन है, ये दुनिया भर की है। उसको बहुत बुरा भला कहा जाता था यदि वो अपनी पति की चिता पर नहीं लेटती थी। ये थी सती प्रथा। तो इसका अंत किया राजा राम मोहन राय ने और ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। ठीक है, फिर दयानंद सरस्वती ने क्या किया, स्टार्टेड आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की थी। और राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म केम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड नॉट मुगल रूल बिकॉज द ब्रिटिश ट्राई टू चेंज शेप द सोशल सिस्टम। यानी कि क्या हुआ, समाज सुधारक जो सोशल रिफॉर्म था वो ब्रिटिश शासन के दौरान आए थे, ना कि मुगल शासन के दौरान आए थे। मुगल शासन के दौरान नहीं आए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, सामाजिक व्यवस्था को बदलने का या आकार देने का कोशिश किसने की, अंग्रेजों ने की। ठीक है, इसीलिए सोशल रिफॉर्म कब आए, आपके ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन में सोशल रिफॉर्म आए। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगला बात आती है आधुनिक संचार और परिवहन। ठीक है, हिंदी में बोले तो आधुनिक संचार और परिवहन। आधुनिक संचार व परिवहन। भाई परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, संचार मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत। तो ब्रिटिश ब्रॉट इन रेलवेज एंड पोस्टल सिस्टम। ऑल्सो दे मेड
इंप्रूवमेंट इन द रोड्स, यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने पहले तो रेलवे और दोनों, भाई होता क्या था उसके दौरान की जो आपकी पोस्टल सिस्टम था और जो आपका रेलवेज था, ठीक है, तो डाक प्रणाली और रेलवे दोनों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है, क्या करती है, ऑल्सो दे मेड इंप्रूवमेंट इन द रोड्स, और क्योंकि अंग्रेजों ने इसको क्या किया आपका इस्तेमाल किया, तो रोड में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, क्या हुआ, रोड्स में इंप्रूवमेंट। फिर क्या हुआ भाई, ब्रिटिश ब्रॉट इन रेलवे एंड पोस्टल सिस्टम, ऑल्सो दे मेड इंप्रूवमेंट इन द रोड्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलवे में और मतलब इसमें उसमें रोड्स में इंप्रूवमेंट, यानी कि जो आपका परिवहन सिस्टम था भाई, ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, माल इधर से उधर जाता था ट्रकों से, तो रोडें क्या थी, रोडें जब अच्छी नहीं थी तो उनको दिक्कत हो जाती, तो रोडों पे भी उन्होंने वर्क किया, तो रोडों को मेंटेन हुआ है, उनका इंप्रूवमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, पोस्टल सिस्टम एंड रेलवेज बेनिफिट बोथ बिकॉज द ब्रिटिश यूज्ड दिस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड facilitate easy movement, and they Indians benefited from this, as thought easy transport they could facilitate the freedom struggle। यानी कि क्या हुआ कि डाक प्रणाली, एक तो आपका पोस्टल सिस्टम यानी कि डाक प्रणाली, और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था रेलवे, ठीक है, रेलवे, डाक प्रणाली और रेलवे में क्या हो, दोनों को लाभ पहुंचाती, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया था, आपका माल जो था, आपका गुड्स वगैरह थे, माल जो था उसके ढोने के लिए और आसानी से जो है इधर उधर आना जाना हो सके, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब भारतीयों को क्या हुआ, इससे फायदा हुआ क्योंकि आपका इजी था ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन आसान था, और परिवहन के माध्यम से क्या होता था, वो लोग अपना जो आपका जो थी स्वतंत्रता जो संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ उनको क्या हुआ कि उनको आसान मतलब बना सके और अब सुविधाजनक बन जाए, ठीक है, तो उनको क्या हुआ, इससे फायदा हुआ। और क्या हुआ, थ्रू इजी ट्रेवल वन वुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वन वुड ऑल्सो नोन वॉज वॉट वॉज हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि क्या हुआ इससे कि यात्रा जो थी, आपका ट्रांसपोर्टेशन था, वो आसान हो गया, ठीक है, इधर से उधर जाना आसान हो गया। अब व्यक्ति जो था, पर्टिकुलर आदमी था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकता था, और ये भी पता कर सकता था कि पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है। भाई ये बताओ, अब आसानी देखो, पहले क्या था, पहले पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, संचार नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था हमारा, क्यों, क्योंकि हमें अगर आज किसी को पूछना है तो खत लिखना पड़ता था, उसको खत उसके पास पहुंचता था, फिर वो खत पढ़ता था, फिर वो खत का जवाब देता था, फिर 15 दिन पास तुम्हारे पास खत आता था, तो बहुत, अब संचार के माध्यम मान लो बढ़ गया तो क्या हो गया, मान लो फ़ोन आ गया, ठीक है, तो फ़ोन आ गया, तो अब मान लीजिए किसी की शादी हो, तो या मान लीजिए आपकी शादी हो जाए, आप अपने ससुराल चले जाएंगे, ठीक है, बच्चियाँ अपने ससुराल चली जाएंगी, तो ये घर से तुरंत फ़ोन जाएगा। अब घर वालों को मान लो सोचना पता करना कि अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक, घर वाले तुरंत फ़ोन कर देंगे, फ़ोन घूम जाएगा, तुरंत आपके फ़ोन पहुंच जाएगा, हाँ बिटिया क्या कर रही हो, अच्छा भिंडी बना रही हो, ओहो। तो अब क्या हुआ, अब हमें ये पता लगने लगा कि आसपास, ऐसे ही क्या हुआ भाई, इन लोगों को ये पता लगने लगा कि आसपास के एरिया में क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे स्थान पर पूरे भारत में क्या हो रहा है ये पता कैसे लगा, क्योंकि संचार के माध्यम क्या हो गए थे, पावर में आ गए थे, एक्टिव हो गए थे, ट्रैवलिंग होगी इधर से उधर, आप पूरे देश में ट्रेन से जब घूमोगे तो पता लगा लो कहाँ, जब संचार के माध्यम से तो कैसे पता लगा हो कहाँ है, ठीक है। अभी आपके बाइक है, मान लो आप बाइक उठाते हो, पूरे रोड पे पूरे मोहल्ले में मजा आते हो, जाके घूम आते हो, और फिर आप घर पे बताते हो कि वहाँ मोमोज का नया स्टॉल खुल गया है, वहाँ एक नया चाय वाला है, वहाँ एक लड़की चौराहे पे खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी, और वहाँ सब सारी खबर जानते हो, क्योंकि आपके बाइक है, आपने पूरा राउंड दिया। जब बाइक ना होती तो पैदल घूमते पूरा शहर, नहीं घूमते। अब फोन ना होता तो प्रपंच कर पाते कि कहाँ क्या हो रहा है। अब सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा है और संचार अच्छा, दो चीज़ अच्छी, ट्रांसपोर्ट अच्छा और संचार अच्छा, तो सारे जहाँ की खबर कैसे रखोगे, जब ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा और संचार अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों को सारे जहाँ की खबर होने लगी, ठीक है। ये भी कहने लगे कि नाम आते जाते मैं यूं ही सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, गाना सुना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, नए ऑर्गेनाइजेशन या न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नया संगठन, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म वुड होल्ड डिबेट एंड टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट इशू, यानी कि समाज सुधारक क्या करने लगे, आपके डिबेट्स आयोजित करने लगे, और अच्छे अच्छे नए नए मुद्दों पे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे क्या होने लगी, चर्चा होने लगी, डिबेट्स होने लगी कि किस मुद्दे पे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसोसिएशन वर सेट अप ऑल ओवर द नेशन, यानी कि पूरे राष्ट्र में क्या हुआ, एक संघ, पूरे देश में क्या हुआ, एक संघ स्थापित हो गया, एक एसोसिएशन स्थापित हो गई, एक संघ स्थापित हो गया पूरे देश में, पूरे नेशन में, ठीक है ना। और क्या हुआ भाई, सोशल रिफॉर्म सेट अप देयर ओन एसोसिएशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी कि उन्होंने क्या किया कि समाज सुधारक ने क्या किया, अपने अपने राज्य में अपना संघ स्थापित कर लिया।
जैसे आप एक स्कूल होता है, एक स्कूल में कई सारी कक्षाएं हो, कई सारे क्लास होते हैं, तो अलग अलग क्लास वाले बच्चे क्या करते हैं, अपना एक संघ स्थापित कर लेते हैं हर एक क्लास में। कहने को पूरा स्कूल है भाई, पूरा स्कूल एक है, पूरा स्कूल में एकता है, पूरा एक सस्तु है, लेकिन स्कूल पूरा एक है, उसके अंदर भी क्या करते हैं, छोटी छोटी क्लासों में एकता हो जाती है कि वो देखो 11th के ग्रुप जा रहा है, वो देखो 12th का ग्रुप जा रहा है, 10th क्लास का ग्रुप जा रहा है। अब उस 10th क्लास में भी लड़कियों का ग्रुप अलग जा रहा है, लड़कों का ग्रुप अलग जा रहा है, ठीक है। यानी अब पूरा स्कूल एक है कहने को। अब स्कूल में कई सारे क्लासों के ग्रुप हो गए, उन क्लास में भी क्या हो गए, उन क्लास में भी लड़कियों का ग्रुप अलग जा रहा है। 5-6 लड़कियां ऐसे चल रही हैं अलग, मटकती हुई पूरे स्कूल में, 5-6 लड़के अलग चल रहे हैं, बटन खोले, हाँ लड़ाई झगड़े की बातें कर रहे हैं, किसको मारना है किसको पीटना है, तो सबके अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट में क्या किया, एक अपने अलग अलग संघ बना लिए, छोटे छोटे संघ बना लिए, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे बात करें हम, उदाहरण के लिए बात करें, कहा गया राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज इन वेस्ट बंगाल की। उदाहरण के लिए क्या बात करें कि राजा राम मोहन राय ने क्या किस समाज की स्थापना की वेस्ट बंगाल में, इन्होंने वेस्ट बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये भी तो एक क्या हो गया, ये भी तो एक संघ हो गया, एक एसोसिएशन हो गया, इन्होंने अपना एक समाज बना लिया, ब्रह्म समाज जिसको कहा, ठीक है ना। फिर क्या किया, रिफॉर्म वुड राइट इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर, रिफॉर्म वर वेल एजुकेटेड, यानी कि क्या होने लगा, जो आपके सुधारक थे, जो रिफॉर्म्स थे, वो कहाँ लिखते थे, वो समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे, ठीक है। क्यों लिखते थे, क्योंकि यार वो वेल एजुकेटेड थे, जो सुधारक थे तो वेल एजुकेटेड थे, तो अपने नोट्स लिखते थे, अपनी बातें, अपने मुद्दे, अपनी डिबेट्स क्या लिखते थे, आपके न्यूज़पेपर में लिखने लगे, जर्नल्स में लिखने लगे, ठीक है, बातें जो है ऊंचे लेवल पे होने लगी, तो ये सब चीजें होने लगी। कंप्यूटर जी नेक्स्ट, फिर न्यू आइडियाज, नए विचार क्या हुए। When colonial rule started, we were influenced in all aspect of life, यानी कि जब आपका औपनिवेशिक काल शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, जब औपनिवेशिक काल शुरू हुआ, औपनिवेशिक काल शुरू हुआ तो क्या होने लगा, तो हम क्या हुए, जीवन के सभी जो पहलू थे, लाइफ के सारे एस्पेक्ट थे, उनमें क्या हुए, प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है ना, क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। दिस चेंज relationship between mothers and daughters because liberalism and freedom of thought came into being. This change the outlook of life relationship, यानी कि क्या हुआ भाई, समाज सुधारकों ने इस बात पे क्या की, इस बात पर बहस की कि क्या महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। इस पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्र में क्या हुआ, लिखना शुरू कर दिया, संघों का गठन हुआ, ठीक है, संघों का गठन हुआ। फिर क्या हुआ भाई, जब हुआ नए आइडियाज में क्या हुआ कि आपके नए आइडिया में क्या हुआ, शुरुआत हुई, जीवन के सभी पहलू में हम क्या हो गए, हम जो हो गए वो आपके इन्फ्लुएंस हो गए। दिस चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर्स बिकॉज लिबरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ थॉट केम इनटू बीइंग, यानी कि क्या आया, फ्रीडम ऑफ थॉट और लिबरलिज्म जो था वो आया एग्जिस्टेंस में, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको अपने थॉट्स रखने की। दिस चेंज द आउटलुक ऑफ लाइफ, इसने क्या किया, जीवन का आउटलुक और रिलेशनशिप क्या हुआ, इसमें बदलाव लाया, ठीक है। वैसे यार मैं शुरुआत में आपको वो डेफिनेशन जो टर्म थे वो आपको शुरू में पढ़ा, जैसे पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, जो आपकी टर्मिनोलॉजी थी वो शुरू में पढ़ा दी थी, जिससे आपको चैप्टर समझने में मुश्किल ना हो। लेकिन अब वो चलो लास्ट में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब आ गए हम लोग, अब क्या करेंगे वो लास्ट में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन ऑफ देयर हाउसेज चेंज विद द यूज ऑफ सोफा एंड डाइनिंग सेट एंड आहा क्रोकरी। देखो फर्नीचर भी उनका चेंज हो गया, लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया, सोफा उनका चेंज हो गया, डाइनिंग सेट चेंज हो गया, मॉडर्नाइजेशन एक तरीके से आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। दृष्टिकोण पूरा चेंज हो गया, ठीक है ना, पूरा दृष्टिकोण क्या हुआ, चेंज होने लगा, ठीक है। चलो आगे, सोशल रिफॉर्म डिबेट्स वेदर वीमेन शुड बी एजुकेटेड। सोशल रिफॉर्म ने इस बात पे डिबेट की कि क्या महिलाओं को क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म ने किस बात पे चर्चा की कि महिलाओं को क्या होना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। और क्या किया, दिस लीड टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन राइटिंग इन जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। जैसे कि बात करें कि जो समाज सुधारक थे उन्होंने क्या किस बात पर बहस की, जो समाज को सुधारने वाले थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इससे उन्होंने क्या किया, और जो पत्र पत्रिका यानी कि जर्नल्स थे, जो न्यूज़पेपर थे, उसमें लेखन करने वाले संघों का गठन हुआ, ठीक है, उसमें लिखने वाले संघों का गठन हुआ। उदाहरण के लिए ज्योतिबा फुले, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, देयर वॉज अ डिफरेंस इन इंटरप्रिटेशन ग्रोथ ऑफ आइडिया एंड गेव देम अ बेटर आउटलुक ऑफ लाइफ। यानी इससे क्या हुआ भाई, इससे व्याख्या में अंतर आया, ठीक है।
विचारों का विकास हुआ और जीवन जीने का क्या मिला, बेहतर एक दृष्टिकोण मिला, बेहतर आउटलुक मिला। ठीक है, फिर रानाडे एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उनको जो मेन जाना जाता, वो उनका नेचर इतना डाउन टू अर्थ था, वो इतने ज़्यादा उदार थे, इतने डाउन टू अर्थ थे, उसी नेचर की वजह से वो प्रख्यात हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनके डाउन टू अर्थ, उनको हम्बल नेचर जो उनका था, उस हम्बल नेचर की वजह से उनको बहुत जाना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत ही लीजेंड आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। और फोकस्ड ऑन विडो रिमैरिज, इन्होंने किस पे फोकस किया, विडो रिमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह, विधवा का पुनर्विवाह पे इन्होंने जोर दिया। ठीक है, बट दे हैड डिफरेंट अप्रोच टू इट, यानी कि क्या किया, रानाडे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, विधवा की जो आपकी विडो रिमैरिज थी उस पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके दृष्टिकोण जो थे, अप्रोचेस थी, वो अलग थी। रानाडे यानी कि दोनों की, रानाडे की और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों ने किस पे, विडो मैरिज पे फोकस किया, लेकिन दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, दृष्टिकोण थे, वो अलग अलग थे। ठीक है ना, रानाडे विडो रिमैरिज वी मस्ट ट्रीट द डिफरेंस एक्सेप्टेड टू वेदास, ईश्वर चंद्र आस्क्ड मेन टू ओबे देम, यानी कि क्या हुआ, रानाडे जो थे, विधवा पुनर्विवाह, हमें वेदों में स्वीकृत मतभेद का इलाज करना चाहिए, उनको कहते थे वेदों में जो स्वीकृत मतभेद का इलाज करना चाहिए, और ईश्वर ने पुरुषों से उनकी आज्ञा मानने के लिए कहा। ठीक है, मैनी सोशल रिफॉर्म बिलीव ऑन सिमिलर इशू एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट दे हैड डिफरेंट अप्रोच टू इट, यानी कि क्या मतलब है, कई समाज सुधार के मैनी जो रिफॉर्म थे, सोशल रिफॉर्म थे, जीवन के समान माने कि नॉर्मल जो जीवन के मुद्दे थे और उनके पहलू पर विचार करते थे, लेकिन उनके क्या थे, पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे, अप्रोच थी, दृष्टिकोण जो थे, वो अलग अलग थे। ठीक है, अलग अलग थे। ठीक है ना, आगे दृष्टिकोण जो उनके थे बाबू, वो अलग अलग थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर जी, मेजर कल्चरल चेंज इन इंडिया, भारत में मुख्य कल्चरल चेंज थे, मेजर कल्चरल चेंज क्या थे, तो संस्कृति नाइजेशन या संस्कृतिकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सांस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण इसको बोलते हैं। ठीक है, लोअर कास्ट कॉपीज द लाइफ स्टाइल ऑफ द अपर कास्ट विदाउट चेंजिंग देयर कल्चर, यानी कि मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण क्या होता है, जब लोअर कास्ट क्या करती है, अपने कल्चर को चेंज किए बिना क्या करती, कॉपी करती है लाइफ स्टाइल किसका, अपर कास्ट का, विदाउट चेंजिंग देयर कल्चर, यानी कि लोअर कास्ट क्या करती है, अपने कल्चर को बदले बिना अपर कास्ट के लोगों के कल्चर, उनकी हैबिट्स, उनके रिचुअल्स को क्या करती है, कॉपी करती है। ठीक है ना, क्या करती है, कॉपी करती है। ठीक है, कॉपी करती है। फिर गिविंग अप नॉन वेज एंड बिकमिंग ट्रू टू देम, लोअर कास्ट स्टार्टेड ईयरिंग द स्केर्ड थ्रेट ऑफ दिस एंटागोनाइज्ड द ब्राह्मण्स, यानी कि क्या मतलब है कि निचली जातियां तो कर रही थी, लेकिन जैसे कि बात करें आपका गिविंग अप नॉन वेज, यानी कि जैसे कि मांसाहार छोड़ना और उनके प्रति वफादार बनना। ठीक है, मांसाहार छोड़ना और वफादार बनना, और क्या करना, निचली जातियों ने जैसे कि जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। जनेऊ देखा होगा आपने, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ एक तरीके का धागा जैसा होता है, जो उनके यहाँ पे ऐसे पड़ा रहता है, उसको जनेऊ कहते हैं। तो ब्राह्मण्स जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊधारी कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या किया, लेकिन इससे हुआ क्या, जब इन्होंने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण नाराज हो गए। ब्राह्मण ने कहा जनेऊ तो हमारा है, हम धारण करते हैं, आप जनेऊ क्यों पहन रहे हो, तो ब्राह्मण क्या हुए, नाराज हो गए इससे। ठीक है, फिर क्या हुआ, डीसंस्कृताइजेशन व्हेन द दलित आर इन मेजॉरिटी इन अ प्लेस एंड दे डोंट फील टू कॉपी द अपर कास्ट कल्चर, यानी कि डीसंस्कृताइजेशन क्या था, अब जब दलित किसी स्थान पर क्या हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, और वे ऊंची जातियों की जो कल्चर है उनकी नकल नहीं करना चाहते, तो वो डीसंस्कृताइजेशन कहलाता है। यानी कि संस्कृताइजेशन में क्या होता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट की कॉपी करता है, नकल करता है, लेकिन डीसंस्कृताइजेशन में क्या होता है, जहां लोअर कास्ट वाले जो दलित होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो वो नकल करते, हम नकल नहीं करेंगे तुम्हारी, हमारी ज्यादा संख्या, बहुमत है, तो नकल करना बंद कर देते, तो वो आपका डीसंस्कृताइजेशन में आ जाता है। ठीक है ना,
जब दलित किसी स्थान पर बहुत हो जाते हैं और ऊंची जातियों की जो संस्कृति है उनकी नकल नहीं करना चाहते तो वो डिसंस्कृताइजेशन या असंस्कृतिकरण भी कहलाता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बात? भाई नकल क्यों करते? ताकि उनकी तरह लगे, उनकी तरह बने, इसलिए नकल करते हैं। हम भी ऊंची जाति की तरह लगेंगे, ठीक है, तो हम नकल करते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, हम लोग कॉपी करते हैं लोगों की, मान लीजिए शाहरुख की कॉपी करते हैं, शाहरुख की तरह बाल रखा लिए, क्यों रखा लिए? क्योंकि उसकी तरह हम लगना चाहते हैं। तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भाई कंप्यूटर जी अगला, अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। यानी कि आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, यानी कि जो आपका स्टेटस है उसका ऊपर उठना, ठीक है, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब एक क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सकारात्मक पहलू है। गैप बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट हैज रिड्यूस्ड, यानी कि ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में जो गैप था वो क्या होने लगा, कम होने लगा। गैप जो था वो आपका कम होने लगा। ठीक है ना, बाय स्टार्टिंग कॉपिंग निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंक्लूडिंग डाउरी, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, डाउरी यानी कि दहेज, चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, बाल विवाह, पोजीशन ऑफ दलित वीमेन वसेंट, ठीक है, यानी कि दहेज जैसे कि बाल विवाह हो गया, ये सब क्या है, अंग्रेजों के क्या है, आपके निगेटिव पहलू हैं। इनकी नकल करना शुरू करने से क्या हुआ, दलित महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। भाई ये निगेटिव पहलू है, दहेज प्रथा अच्छी चीज नहीं, बाल विवाह अच्छी चीज नहीं, तो ये चीज कॉपी करने से क्या हुआ, उनकी जो दलित की जो वीमेन थी उनकी स्थिति खराब होने लगी। ठीक है ना, स्थिति आपकी खराब होने लगी वीमेन्स की। ठीक है ना, आगे अपर कास्ट फील सुपीरियर एज दे आर बीइंग कॉपीड, यानी कि जब क्या होता था, अपर कास्ट वाले लोगों की कॉपी की जाती थी तो उनको क्या करते थे लोग, सुपीरियर फील करने लगते थे। ठीक है, सुपीरियर वो अपने आप में फील करने लगते थे जब उनकी नकल की जाती थी। भाई जब आप किसी की नकल करते हो क्लास में मान लीजिए आप किसी को कॉपी करते हो या किसी दोस्त से अपने कहते हो कि यार मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ, यार मैं तेरी तरह मुझे पढ़ने लगूंगा, तेरी तरह मैं टॉपर हो जाऊँ तो यार कितना अच्छा रहे। तो आपका दोस्त है, उसके क्या होते हैं, भाव ऊंचे लगते हैं। जब आप कहते हो यार मैं तेरी तरह बनना चाहता हूँ तो दोस्त जो है आपका वो भी भाव उसके ऊंचे लगते हैं। हाँ ठीक है यार, ठीक है, मेरी तरह बन जाएगा तू, ठीक है यार, मैं तो खास नहीं हूँ यार, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। अपने आप में सोच लगता है अपने आप को शाहरुख खान, ये आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो क्या करने लगता है अपने आप को बहुत, जब किसी की तारीफ करो, किसी कॉपी करो तो उसके भाव खराब हो जाते हैं ना, भाव बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोग ऊंची जाति वो करने लगे, कॉपी करने लगे, तो ऊंची जाति को क्या लगने लगा कि उनकी नकल की जा रही, तो बहुत क्या होने लगे, फील सुपीरियर अपने आप फील करने लगे। किसी को जब नकल करो, किसी तरह तुम बनना चाहो तो सुपीरियर हो जाता अपने आप में और उसका दिमाग खराब होता है, ऐसे देखेगा स्टाइल से, हाँ मैं तो मैं ही हूँ और कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक वर्ड आता है वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन किससे बना है, वेस्टर्न से बना है। तो वेस्टर्न का मतलब क्या है, जब पश्चिम की कॉपी करोगे, वेस्टर्न चीजों की कॉपी करोगे, कैसे क्या समझेंगे इससे, कॉपिंग ऑफ imitating of western culture such as values, beliefs, foods, clothes, etc. यानी कि वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ बाबू, कि जब आप पश्चिम की, वेस्टर्न की संस्कृति, उनके कल्चर को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, जैसे उनके बिलीव्स को, उनके विश्वासों को, उनके भोजन को, उनके कपड़ों को, सभी की नकल और अनुसरण करना चालू कर देते हैं, तो वेस्टर्नाइजेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, पश्चिमीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, वेस्टर्नाइजेशन को क्या कहा जाता है, पश्चिमीकरण कहा जाता है। कॉपिंग बाय इंडियंस मोस्ट इन टर्म ऑफ बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, आप पश्चिम के जब उनकी बिलीव्स, उनकी रिचुअल्स को, उनकी कपड़ों को, कपड़े नहीं वेस्टर्न, मैं कहती, मैंने बताया था पहले भी आपको, लड़कियां आ गई, मैं तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ गई, देखो मैं तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ गई, मटक मटक के चलती लड़कियां। तो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप वेस्ट का जो आपका कल्चर है उसको, कल्चर को अपनाओगे, उनका फूड्स अपनाओगे, हम वेस्टर्न फूड खाते हैं, वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हैं हम, तो वो वेस्टर्नाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो वेस्टर्न चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं आप अगर, तो वेस्टर्नाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन के अपने आप को बहुत आप खूबसूरत समझ लगते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहन ली मैंने तो ये है। तो वेस्टर्न फूड खा रहे हैं उनके जैसा, कि नॉन वेज वाली वैराइटीज़ खा रहे हैं या वेज वाली वैराइटीज़ भी खा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कूल अपने आप महसूस कर रहे हैं, मैं तो वेस्टर्न लगता हूँ एकदम, मैं तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के आया, मैं तो वेस्टर्न डांस करता हूँ, ये तो
ये सब जब आप करने लगते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन आपका होने लगा, समझ लीजिए, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया भाई। फिर क्या हुआ, 3 लेवल बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और आपका टेरिटरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्या है, दोज हु केम अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश। यानी कि प्राइमरी लेवल आपका क्या है, प्राइमरी लेवल क्या है, दोज हु केम अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो कि ब्रिटिश से क्या हुए, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुए। जैसे एग्जांपल बात करें, ऑफिसर्स हु ट्रेडेड विद देम, ठीक है, जैसे ऑफिसर्स हु ट्रेडेड विद देम जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गए हैं, वो आपके प्राइमरी की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी की, तो दोज हु केम अंडर प्रूडेंट कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिशर्स बट केम इन कॉन्टेक्ट विद प्राइमरी लेवल, एग्जाम्पल स्पॉन्सेज फैमिली, स्लोली फैमिली लाइफ वुड वेस्टर्नाइज। यानी कि इसमें क्या आते हैं, वे जो अंग्रेजों के साथ क्या है, आपके विवेकपूर्ण संपर्क में आए हैं, लेकिन जो आपके प्राइमरी स्तर के संपर्क में आए हैं, जैसे कि आपके पति या पत्नी या परिवार, ठीक है, धीरे धीरे पारिवारिक जीवन क्या होता है आपका, वेस्टर्नाइजेशन होता है, ठीक है। टेरिटरी में क्या आता है, दोज हु वर रिमोटली इज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश, यानी कि जो रिमोटली ब्रिटिश के कॉन्टेक्ट में आए हैं, जो क्या है, जो अंग्रेजों के संपर्क में क्या थे, दूर थे, ठीक है। जैसे कि रूरल पीपल, गांव के लोग, ठीक है, वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, गांव के लोग, जैसे ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, गांव के लोग, ठीक है, इसमें आ जाए गांव के लोग। तो प्राइमरी क्या है, जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुए हैं, सेकेंडरी क्या है, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुए हैं, और टेरिटरी क्या है, जो रिमोटली इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो आपके टेरिटरी में आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, तो रिमोटली हुए हैं तो किस में आ जाएंगे, टेरिटरी में आ जाएंगे। और आगे नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, सोशल इन्फॉर्मर ट्राई टू अपलिफ्ट स्टेटस ऑफ दलित वीमेन। यानी कि सामाजिक जो आपके दलित थे, मुखबिरों ने क्या किया, सामाजिक मुखबिरों, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, उन्होंने क्या किया, दलित महिलाओं की स्थिति को ऊपर क्या किया, उठाने की कोशिश की। यानी कि आपके फ्रीडम ऑफ थॉट्स जो है, यानी कि आपके हिंदी में बोले तो सामाजिक मुखबिरों ने क्या किया, दलित और वुमेन की स्थिति को ऊपर क्या किया, उठाने की कोशिश की, ठीक है। फिर उठाने की कोशिश की और क्या किया, फिर क्या हुआ, इंडिविजुअलिज्म बिकम इंपॉर्टेंट। लिबर्टी में क्या हुआ, व्यक्तिवाद जो था वो महत्वपूर्ण हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाद जो था वो महत्वपूर्ण हो गया, इंडिविजुअलिज्म जो था वो इंपॉर्टेंट हो गया, जिसको व्यक्तिवाद बोलते हैं। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, आप एक इंडिविजुअल, यानी कि आप पूरा इंडिया हो गया, और इंडिया में एक की बात करें तो इंडिविजुअली किसी की बात करें, इंडिविजुअल तो व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनली। नेक्स्ट, टू वे ऑफ थॉट्स, टू वे ऑफ थॉट्स, वेस्टर्न थिंकर स्टार्ट थिंकिंग लाइक देम द वे दे ट्रीटेड वीमेन। टू वे ऑफ मतलब सोचने के दो तरीके, ठीक है। पश्चिमी विचारों ने क्या किया, उनकी तरह सोचना शुरू कर दिया, जैसे कि वे महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करते थे, ठीक है। वेस्टर्न प्रैक्टिसेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर बिलीफ, फूड, कस्टम, वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यानी कि दूसरी बात करें तो आपकी पश्चिम प्रथाएं जो थी, वेस्टर्न प्रैक्टिस थी, जो उनके विश्वास, उनका भोजन, उनके रीति रिवाज, और क्या है, उनका रीति रिवाज और बोलने के तरीके आदि से क्या थी, प्रभावित थी। जनरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन वर ऑलवेज प्रिवेंट इन सोसाइटी। यानी कि आपका मानसिकता में बदलाव, जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव, ठीक है। आगे इतनी बात हो गई आपकी, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई कंप्यूटर जी, फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है आपके मॉडर्नाइजेशन की। किसकी बात आती है, मॉडर्नाइजेशन की बात आती है भाई। क्लियर है, किसकी बात आती है, मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, आधुनिकीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधुनिकीकरण, ठीक है ना, मॉडर्नाइजेशन। क्लियर है, तो मॉडर्नाइजेशन क्या है भाई बताओ, मॉडर्नाइजेशन क्या है। एक तरीके से कह सकते हैं कि देखो, मॉडर्न थिंकिंग एंड आइडियाज इन्फ्लुएंस चेंज इन माइंडसेट, लाइफ चेंजेस फॉर बेटर फीचर्स। यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, कि आधुनिकीकरण का सामान्य अर्थ ये है कि आपका उत्पादन की प्रक्रिया में,
प्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, उत्पादन की प्रक्रिया में विकास है, किंतु समय के साथ यह अर्थ बदल गया है। ठीक है, अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे कि आधुनिकीकरण का सामान्य अर्थ है कि उत्पादन की प्रक्रिया में विकास है, उत्पादन की प्रक्रिया में विकास है, उत्पादन की प्रक्रिया में विकास है, ठीक है, किंतु समय के साथ यह अर्थ बदल गया है, किंतु समय के साथ यह अर्थ बदल गया है, समय के साथ यह अर्थ बदल गया है तथा वर्तमान युग में आधुनिकीकरण का अर्थ आधुनिकीकरण का अर्थ वर्तमान समय आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, पश्चिम देशों के अनुरूप विकास समझा जाता है, पश्चिम देशों के अनुरूप विकास समझा जाता है। क्या समझे, इससे अभी समझाता हूं, विकास समझा जाता है, यानी कि ये कह रहा है कि उत्पादन की प्रक्रिया में विकास है किंतु समय के साथ यह अर्थ बदल गया है। ठीक है, अब वर्तमान युग में क्या हो रहा है, अब वर्तमान युग में मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण किसे समझा जाता है, अगर हम वेस्टर्न की कंट्री जो पश्चिम के देश हैं उनकी तरह क्या कर रहे हैं, उनकी तरह उनके अनुरूप यानी उनकी तरह उनके जैसे अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आ रहा है। ये कह रहा है कि वर्तमान युग में आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, पश्चिम देशों के अनुरूप विकास समझा जाता है। ठीक है, वर्तमान युग में आधुनिकीकरण का अर्थ पश्चिम देशों यानी कि पश्चिम वाले जो देश हैं, वेस्टर्न जो कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री के अनुरूप, वेस्टर्न कंट्री के जैसे अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आपका आधुनिकीकरण माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, आधुनिकीकरण माना जाता है। क्लियर है, ये आपकी आधुनिकीकरण की डिफिनेशन, तो मॉडर्न थिंकिंग एंड आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो आधुनिकीकरण की क्या माना जाता है कि आपका एक तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, आधुनिकीकरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे अब भाई अभी हम क्या लिखते थे, पहले क्या लिखते थे, पहले हम चौक से लिखते थे, काले बोर्ड पे लिखते थे, है ना, चौक से लिखते थे। अब चौक चल के डिजिटल बोर्ड आ गया, ये तो मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्न हो गया, मॉडर्नाइजेशन तो है। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज लगना, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आना, ठीक है, नई नई इनोवेशंस होना, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाता है, ये सब भाई मॉडर्नाइजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। किसकी कैटेगरी में आता है, आधुनिकीकरण की कैटेगरी में ये सब आ जाता है। ठीक है, ये है, क्लियर है। नेक्स्ट कंप्यूटर जी, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ब्रॉडर आउटलुक, यूनिवर्सल कॉस्मोपोलिटन एटीट्यूड आर रिप्लेसिंग लोकल वंस। फिर क्या कह रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस नॉन रेशनल इमोशंस थिंकिंग एनीथिंग कनेक्ट टू रिलीजन। क्या मतलब हुआ कि आपके जो बात करें ड्यू टू वैश्वीकरण और व्यापक दृष्टिकोण के कारण क्या हुआ, आपके महानगरी जो दृष्टिकोण स्थानीय लोग की जगह ले रहे थे, फिर क्या हुआ, विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी गैर तर्क संगत थी और आपकी भावनात्मक सोच और धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ की जगह ले ली है। ठीक है, फिर क्या कहता है, वर्क प्लेस एंड फैमिली वर मिक्सड टुगेदर बट नाउ वर्क एंड पर्सनल लाइफ आर सेपरेट। यानी कि क्या हुआ, कार्यस्थल और जो परिवार था एक साथ मिल गए थे, लेकिन अब काम और अपना निजी जीवन अलग अलग है। ठीक है, पहले पूरे परिवार एक साथ काम करता था, समूह की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म जो है अब अधिक जो महत्व में आ गया है, तो इंडिविजुअल इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस एंड द ग्रुप। नाउ इंडिविजुअल डोंट वांट एनी इंस्टीट्यूशन and want freedom of thought, ideas etc. Nuclear family is more important and preferable than joint। यानी कि क्या है,
अब क्या चाहते हैं कि अब व्यक्ति जो है उसको इंडिविजुअली ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अब कोई संस्था को नहीं चाहता, विचार और आप सबकी स्वतंत्रता चाहता है। न्यूक्लियर फैमिली की तुलना में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली को अधिक महत्व दिया जाता है ज्वाइंट फैमिली की तुलना में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अचीव्ड एक्वायर्ड स्टेटस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि जो आपने स्टेटस जो अपना बनाया है, जो आपने अचीव किया है, उसकी ज़्यादा महत्वता है आपके जो पहले से मिला है उससे, ठीक है, क्लियर है। यानी कि पहले से आपको कोई स्टेटस मिला है वो नहीं, अब आपने जो हासिल किया है उसको ज़्यादा महत्वता दी जाती है, ठीक है, क्योंकि पहले से आप किसी भी परिवार में पैदा हुए हैं मायने रखता, आपने क्या अचीव किया है वो अब ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। इसीलिए देखो अब इसे पढ़ाई लिखाई पे जो भाई आपने देखा होगा छोटा गरीब परिवार से कोई IAS PCS बनता है तो उसको कितना महत्व दिया जाता है, तो आपने जो अचीव किया उसकी महत्वता मिलती है आपको। व्हेन पीपल पिक अप वर्क एंड कम्युनिकेट विद पीपल दे एसोसिएट विद दोज हु आर एसोसिएट विद देयर अचीव स्टेटस, आपके कलीग्स, बॉस, देन विद दोज फ्रॉम एस्क्राइब स्टेटस, यानी कि जब लोग काम करते हैं और लोग के साथ बातचीत करते हैं तो उन लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, उनकी जो आपकी प्राप्ति अचीवमेंट है, जैसे आपके कोई साथ करने वाला है, आपके बॉस हैं, उनसे जुड़ते हैं, ना कि आपके निर्धारित स्थिति वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट हैज changed for the better as the circumstance has changed. We don't associate nature with religion. We are actually concerned with the environment. यानी कि आपकी जो परिस्थितियां बदलने के साथ साथ क्या होता है, आपका ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है और आपका नेचर का एनवायरनमेट है उसके प्रति लोग क्या नजरिया और नजरिया जो है वो बदलता है, और प्रकृति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं, हम वास्तव में पर्यावरण से सहमत हैं। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलरिज्म, आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता। Our attitude toward religion has changed with modernization. Once does not attitude anything to religion, यानी कि आपका जो आधुनिकीकरण है उसके साथ क्या हुआ है, जो रिलीजन के प्रति हमारा नजरिया है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ चलते चलते बदला है, ठीक है। हमारा रिलीजन को हम जैसे पहले देखते थे, मॉडर्नाइजेशन के चलते अब हमारा नजरिया क्या हो गया है, बदल गया है, ठीक है ना। कोई हर चीज का क्या श्रेय हम धर्म को नहीं दे सकते, ठीक है। तो मॉडर्निटी एंड सेकुलरिज्म आर द टू साइड ऑफ कॉइन, दे गो हैंड इन हैंड, यानी कि क्या करते हैं कि आपके जो मॉडर्निटी और सेकुलरिज्म यानी कि धर्म है और जो मॉडर्निटी, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, वे साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इफ वी डोंट कीप अप ऑल ट्रेडिशंस वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज, एंड वी डोंट मॉडर्नाइज देम वी कैन डेवलप एंड ग्रो, यानी कि यदि हम सभी परंपराओं को नहीं बनाए रखते हैं तो हमें आपका वैश्विक गांव का हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम सारी परंपराएं नहीं बना पाएंगे तो हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ग्लोबल विलेज का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, और यदि हम उन्हें आधुनिक नहीं बनाते हैं तो हम विकास और वृद्धि नहीं कर सकते। देखो अब दो पहलू हैं, एक पहलू क्या है कि यदि हम क्या करेंगे ट्रेडिशन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम मॉडर्न और डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। With modern ideas and thinking, the religious aspect are not given the same importance, यानी कि क्या होता है, विकास और वृद्धि नहीं कर पाते जब आपके जो मॉडर्न आइडिया हैं उनके कारण क्या होता है, आपकी जो संस्कृति है, जनजाति लोग हैं उनको क्या होता है, उनकी संस्कृति नष्ट हो रही है, ठीक है। इससे with modern ideas and thinking, the religious aspect are not given the same importance due to संस्कृताइजेशन, the tribal feel that their culture is being, यानी संस्कृताइजेशन के क्या कारण हो रहा है, जो ट्राइबल लोग हैं वो उनको लग रहा है कि उनका कल्चर जो है वो नष्ट हो रहा है। प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग दे हैव कम्युनिटी सेलिब्रेशन, ठीक है, टू रिटेन एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी दे ट्राई टू शो द अदर नॉट टू फॉरगेट इट एंड शो यूनिटी, यानी क्या होता है, वो दूसरे लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी तक भूले नहीं है अपनी संस्कृति को, ठीक है। द लोकल कैलेंडर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश कैलेंडर, यानी कि लोकल जो कैलेंडर होता है हमारा उसकी जगह किसने ले ली है, उसकी जगह भाई अंग्रेजी कैलेंडर हम यूज करने लगे हैं, इंग्लिश कैलेंडर ने लोकल कैलेंडर की जगह ले ली है। नाउ वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज एंड वी हैव सेडेंटस, यानी कि आपने किसकी, अंग्रेजी कैलेंडर जगह ले ली है और अब हम क्या रहे, वैश्विक गांव का हिस्सा है और हमारे पास क्या है, संयम है। सेरेमनीज, रिचुअल्स एक्सेट्रा हैव चेंज, नाउ इट इज कम्युनिटी ओवर प्राइवेट, यानी कि क्या है, आपके जो सेरेमनी समारोह हैं, रीति रिवाज हैं, वो क्या है, बदल गए हैं और क्या है, ये निजी से ज्यादा क्या हो गए हैं, सामुदायिक हो गए हैं, कम्युनिटी हो गई है इन पे। विलेज डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, गांव में धन का प्रदर्शन, नाउ दैट इज अ वांट फॉर
मेटलिस्टिक गुड एंड सो ट्रेडिशंस हैव चेंज फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू, यानी कि क्या होने लगा है, अब गांव में धन का प्रदर्शन अब क्या बन गया है, आपका भौतिकवाद वस्तुओं की चाहत है। ठीक है, अब इसलिए क्या है, परंपराएं बदल गई हैं भाई। इट इज नाउ ए स्टेटस सिंबल एंड सेलिब्रेशन आर मोर एलिब्रेट, यानी कि परंपराएं बदल गई हैं, अब क्या है, एक स्टेटस सिंबल हो गया है और आपका उत्सव ज़्यादा विस्तृत हो गया, यानी कि अब सेलिब्रेशन जो ज़्यादा ब्रॉड हो गए हैं। ठीक है, एक स्टेटस सेलिब्रेशन क्या है, स्टेटस सिंबल दिखाने लगा है। ठीक है, अब आप ज़्यादा जो है फिजूल चीज़ों पे आप करते हैं कि आपको हमें समाज में स्टेटस बनाना है तो ये सेलिब्रेशन करेंगे, सेरेमनी करेंगे, दुनिया को ज़्यादा दिखाते हैं। अब पर्सनल चीज़ें कम रह गई हैं, अब सामुदायिक ज़्यादा होती हैं, ये कहने का मतलब। अब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने खुश करने के लिए आप रिचुअल्स नहीं करते हो, आप दुनिया को दिखाने के लिए रिचुअल्स करते हो। शादी बारात, अब देखो शादी बारात होने को तो मंदिर में भी हो सकती है शुद्ध शांति से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरे जगत का भंडारा करते हैं, हम स्टॉल लगाते हैं, हम पंडाल लगाते हैं, हम कुर्सी सजाते हैं, तो लड़की आती है नाचते गाते हुई, मेरा हैंडसम सोना सबसे मेरे दिल को गया लेकर, और मेरी नींद चुराई जिसने अब हाथ गया लेकर, मेरे सैया सुपरस्टार गाती है, तो लड़का इधर उधर से गाता है, तो मैं चूरत को झटक दूंगा, मैं सावन को पटक दूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उठा के पटक दूंगा। ठीक है, फिर गाना गाता है, फिर ये एक तरीके से सामूहिक बात हो गई कि नहीं हुई। शादी तो मंदिर में भी हो सकती है, शांति से आप अग्नि जलाई, अग्नि के साथ फेरे लिए, पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिए, शादी हो गई, नियम कानून से हो गई। लेकिन नहीं, ये सामाजिक मुद्दा बन गया। हम स्टेटस भी तो हमें अपने दुनिया में दिखाना है, तो हम तरह तरह की डिश रखेंगे शादी में, तो कोई नूडल नहीं छोड़ेंगे, कोई वेज नहीं छोड़ेंगे, कोई नॉन वेज नहीं छोड़ेंगे, तो कोई पनीर लबाबदार नहीं छोड़ेंगे, कोई लच्छा पराठा नहीं छोड़ेंगे, सब रखेंगे हम। स्टॉल में रहेगा, सारे कैमरा होंगे, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, एक्स्ट्रा वेडिंग, नॉन वेडिंग, सारी फोटो खींचेंगे हमारी, क्योंकि अब ये क्या है, शादी भी सामाजिक मुद्दा है। प्री वेडिंग करा रहे हैं तो पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो नदियों से निकल रहे हैं। ठीक है, पूरी वीडियो चल रही, शूट चल रहा है, तो कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया, शादी नहीं हो गया, पूरा तमाशा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दा हो गया, समाज में स्टेटस दिखाने के लिए हम ये सब करते हैं। ठीक है, तो वी नाउ हैव न्यू आइडिया, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। नाउ इट इज मोर टुवर्ड इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन एंड दलित आर नॉट ओनली द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यानी कि क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना, क्या है, सिर्फ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं है, अब क्या है, हर चीज एक वो बन गई है, उत्साह। ठीक है, जैसे बाल विवाह की जगह अब हम क्या करने लगे, हमारे नए विचार आने लगे हैं। ठीक है, बाल विवाह की जगह हम बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देने लगे। अब केवल क्या है, आपकी ट्रेडिशनल प्रथाओं को नहीं, बल्कि हम क्या करने लगे, महिलाओं और दलित उनकी स्थिति में सुधार लाने के भी क्या, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक स्टेप हम लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, नाउ रिचुअल एंड इम्यूनाइज आर लेस इंपॉर्टेंट एंड मेटलिस्टिक थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि अब क्या है भाई, अब क्या होने लगा है, अब जो है आपके जो आपकी एक तरीके से कहें रिचुअल्स और इम्यूनिटीज़ जो है, इम्यूनाइज जो है, उनकी इंपॉर्टेंस कम है। ठीक है, अब क्या है, अब भौतिकवाद चीज़ों की अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मेटलिस्टिक चीज़ों की ज़्यादा, जैसे कि आपके सेलिब्रिटीज़ डांस, जैसे क्या कर रहे हैं भाई, सेलिब्रिटी नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, खान पान आदि। ठीक है, अब तो हम ये सब मान लेते हैं जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं, हम क्या हैं, अधिक क्या होते जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हैं, यानी कि वी टेक इट for granted that as we are modernizing, we are becoming more secular. Religion can usually disappear from one lips as we are becoming more modern. We assume that the importance of religion will deteriorate. This is not true as practicing dowry, honor kills and still exist. यानी कि हम क्या होते जा रहे हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म आमतौर पर क्या है, किसी एक जीवन से गायब हो सकता है। जैसे कि हम अधिक आधुनिक हो जा रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि धर्म का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। ये सच नहीं है, क्योंकि दहेज प्रथा जैसे आपकी ऑनर किलिंग हो गई, इसी अभी भी मौजूद है। ठीक है, कैसे मौजूद है, आपकी दहेज प्रथा है, ऑनर किलिंग है, ये सब अभी भी एग्जिस्ट हैं, अभी भी मौजूद हैं भाई। रिचुअल्स सेकुलर डायमेंशंस इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलर गोल्स। टुडे सेरेमनीज सेलिब्रेशन आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द एक्चुअल रिचुअल। हाँ, ये बात सही है भाई, मेटलिस्टिक गुड आर मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि अब जो एक्चुअल जो रिचुअल है, जो असली जो रस्म है भाई, मान लीजिए कोई रस्म होती है 7 फेरों की या सिंदूर लगाने की, तो असली जो रस्म है वो अब ज़्यादा मायने नहीं रखती, अब उसका सेलिब्रेशन ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, हल्दी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी, शादियों में आपने देखा होगा ये सेरेमनी, वो तो हल्दी सेरेमनी में जो असली रिचुअल होता हो वो भले ना हो, लेकिन ऐसे 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 पीले रंग के कपड़े सब पहनेंगे, फोटो खींचेंगे, ये सब जरूर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए मेटेरिस्टिक चीज़ें अब ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, सेलिब्रेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ना कि एग्जैक्ट जो रिचुअल है। ठीक है, सिंदूर लगाना क्यों, किस लिए होता है, क्या मंत्र उस पर होते हैं, शायद हम ध्यान ना दें, लेकिन वो सिक्के से सिंदूर लगाते हो रील जरूर बन जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो नहीं महत्वपूर्ण रखती। अब क्या रखती है भाई, अब आपकी जो सेलिब्रेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने लगा है। ठीक है, ठीक है ना,
क्लियर है इतनी बात? मैरिज सेरेमनीज द एक्चुअल रिचुअल आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। भाई तो शादियों में क्या होता है, जो असली आपके जो रिचुअल हैं, असली जो रस्में हैं वो ज़्यादा मायने रखती, उसका सेलिब्रेशन बहुत मायने रखता है। उस रस्म का सेलिब्रेशन होना चाहिए, वो रस्म भले अच्छे से हो या ना हो, ये बात होने लगी है। सेकुलर डायमेंशन, व्हेन यू डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू रिलीजन but while doing religious practice people get to show off, opportunities to socialize, communicate and show off. Secular goal, social economic aspect are given more importance than ritual when dance, food etc is more important. यानी कि क्या कह रहा है भाई, प्रथा के अनुसार क्या है, लोग अपने जो आपके सोशल संवाद आदि को प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, दिखावे का अवसर मिलता है। और धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर जो है सामाजिक पहलुओं को, जैसे कि आपका डांस हो गया, फूड हो गया, इसको अधिक महत्व देखते हैं तुलना में। लेकिन बाकी जो रिचुअल्स, जैसे भाई शादी कहते हैं ना, शादी हो रही है, शादी के नाम पे शादी में जा रहे हो, हाँ खाना खाओगे, भाई शादी खाने के लिए नहीं होती है शादी। कोई कभी बात करता है यार शादी में जाना है डांस करेंगे, भाई शादी में डांस नहीं होता है। शादी में जाना है कपड़े पहन, शादी के लिए कपड़े इंपॉर्टेंट, कपड़े तो इंपॉर्टेंट है लेकिन कपड़ों के लिए शादी नहीं होती है। कभी आपको देखा कि शादी में जाना है तो रस्म होगी साथ, कोई बात ही नहीं करता कि शादी का मेन मोटिव क्या है, शादी के जो मेन रिचुअल्स हैं उनकी किसी को जिक्र करते अपने देखेंगे। शादी के नाम पे सेलिब्रेशन, फोटोग्राफ, कपड़े, खाना, इंजॉय, ये आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो गया है, फूड हो गया है, क्लॉथ्स हो गया है, ये सारी इंजॉयमेंट और सेरेमनीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, सेलिब्रेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिचुअल्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट अब नहीं है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, तो अब इन सब पे जवाब अब क्या ज़्यादा मायने रखता है कि वह किस सदी में क्या हुआ है, ना कि अनुष्ठान। ठीक है, तो नाउ वाटर मैट्स मोस्ट इज व्हाट हैपन द वेडिंग एंड नॉट द रिचुअल्स। ठीक है, अब शादी इंपॉर्टेंट रखती, रिचुअल्स जो उसके नियम है, जो प्रथाएं हैं वो जो रस्में हैं वो मायने नहीं रखती। नेक्स्ट, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण। सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण। तो once upon a time caste was referred to which pollution, purity and the practices were important. Now politicians use caste for vote bank। यानी अब क्या करते हैं, जो राजनेता हैं वो कास्ट को अपने वोट्स के लिए यूज करते हैं, अपने वोट के लिए। एक समय था जब जाति को क्या करा जाता था, प्रदूषण शुद्धता के साथ संदर्भित किया जाता था, लेकिन प्रथाओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। अब क्या करते हैं, राजनेता वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पावर एंड अथॉरिटी आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस एंड दे आर यूज रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। यानी कि राजनेता क्या करते हैं, अपनी पावर अथॉरिटी के लिए लोगों की कास्ट का यूज करते हैं, रिलीजन का यूज करते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, जाति के नाम पे वोट लेते हैं, रंग के नाम पे वोट लेते हैं, भाषा के नाम पर वोट लेते हैं। राजनेता क्या करते हैं, लुभाते हैं, भाषा बोल के उनके कास्ट को ऊंचा करके लुभाते हैं, और तरह तरह से वोट बैंक के लिए कास्ट, जाति और रिलीजन का यूज किया जाता है। दे मेक फुल यूज ऑफ द लॉ फॉर रिलीजन एंड कास्ट टू इंडियंस। वो क्या करते हैं, भारतीयों के लिए क्या है, अब देखो, कास्ट सिस्टम इज द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की क्या है, कास्ट सिस्टम में जो भारतीय समाज की जो है वीकनेस है। ठीक है, जाति व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज की कमजोरी है। ठीक है, और कास्ट आइडेंटिटी है पॉलिटिकल बैकिंग, यानी कि अब जाति पहचान को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। भारतीयों के लिए क्या है, धर्म और जाति के कानून का पूरा उपयोग करते हैं। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आपका टर्म आ रहा है ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मणाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लो कास्ट हिंदूज टू द अपर कास्ट हायरार्की वाज इनिशियली कॉल्ड ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मणाइजेशन क्या होता है, जो निम्न या छोटी जातियां होती हैं उनके हिंदू क्या करते हैं, उच्च जाति पदानुक्रम में शामिल होने की प्रक्रिया को, यानी कि प्रोसेस ऑफ मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी मतलब पदानुक्रम होना। तो जो निम्न जाति के हिंदूज होते हैं, जो निम्न जाति के हिंदू हैं, वो ऊंची जाति के पदानुक्रम में शामिल होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ब्रह्मीकरण या ब्राह्मणाइजेशन कहलाती है। ठीक है ना, ब्रह्मीकरण या ब्राह्मणाइजेशन कहलाती है। ठीक है ना, ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणाइजेशन क्या कहलाता है, जब लो कास्ट के हिंदूज जो हैं अपर कास्ट में हायरार्की के हिसाब से आपके क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उच्च जाति तो पदानुक्रम करते हैं, तो क्या कहलाता है, ब्राह्मणाइजेशन कहलाता है। ठीक है, कल्चर क्या है भाई, कल्चर इज अ सोशल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। संस्कृति क्या है, सामाजिक रूप से स्थापित मानदंड या व्यवहार के पैटर्न है। क्या है, व्यवहार का पैटर्न है। व्यवहार का पैटर्न क्या है, कल्चर है। नेक्स्ट,
डोमिनेंट कास्ट का मतलब क्या होता है? प्रमुख जाति, वह जाति जो क्या होती है आपकी स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा रखती है। डोमिनेंट कास्ट क्या है? जो आपके किसी लोकल एरिया में कृषि योग्य भूमि है उसका एक बड़ा हिस्सा जो रखेगी वो डोमिनेंट कास्ट होगी, संख्या में क्या होगी? मजबूत होगी, और क्या होगी? स्थानीय पदानुक्रम में ऊंचा स्थान रखेगी। तो कास्ट विच ऑन अ sizable amount of the arable land locally available have strength of numbers and occupied a high place in the local hierarchy। यानी कि आपका डोमिनेंट कास्ट क्या है? वह जाति जो आपके जो लोकल रूप से उपलब्ध जो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर करने लायक जो भूमि है उसका एक बड़ा हिस्सा उसके पास होगा और संख्या में मजबूत होगी, और आपकी जो लोकल हायरार्की है उसमें सबसे ऊंचा स्थान रखेगी, वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएगी। ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन आपको पीछे बताया जा चुका है। द टर्म मॉडर्नाइजेशन हैज लॉन्ग हिस्ट्री है मॉडर्नाइजेशन की, 19th से लेके मोर सो 20th तक है सेंचुरी। द टर्म बिगेन टू एसोसिएट विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यू, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है? शब्द का इसका लंबा इतिहास है, 1920वीं शताब्दी से इसको सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों के साथ जोड़ा जाने लगा है। फिर संस्कृताइजेशन आपको बहुत बार बताया, अभी बताया है। ठीक है, संस्कृताइजेशन टर्म जो था वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था? एम एन श्रीनिवास के द्वारा ये कॉइन किया गया था। इट मे बी ब्राइफली डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लो कास्ट और ट्राइब और अदर ग्रुप टेक ओवर द कस्टम, रिचुअल, बिलीव, आइडियोलॉजी एंड स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ हाई एंड पार्टिकुलर टॉइज। मैंने बताया था जब लो कास्ट के लोग क्या करते हैं, अपर कास्ट के लोग के कल्चर, उनके रिचुअल, उनकी हैबिट अपनाने लगते हैं, तो संस्कृताइजेशन की कैटेगरी में आता है। तहजीब इन निस्वान, ये क्या है? लीडिंग जर्नल फॉर वीमेन इन द पंजाब, लीडिंग जर्नल इन द वुमेन, यानी कि पंजाब में महिलाओं के लिए क्या है? एक लीडिंग जर्नल है, संकल्प का समर्थन करता है। ठीक है। डिसअप्रूवमेंट यानी कि क्या है? पंजाब में महिलाओं के लिए एक लीडिंग पत्रिका है, इसके संकल्प का समर्थन किया, लेकिन अन्य ने इसका विरोध किया। ठीक है, ठीक है। पंजाब में महिलाओं के लिए अग्रणी पत्रिका ने क्या किया? इस संकल्प का समर्थन किया, लेकिन अन्य ने इसका क्या किया? विरोध किया। तहजीब ए निस्वान। ठीक है। फिर ट्विस बोर्न कास्ट, द्विज जाति जिसको बोलते हैं, द्विज जाति यानी कि द अपर कास्ट हु अंडरगोज द इनिशिएशन और द थ्रेड सेरेमनी टू बिकम द्विज राव एज ट्विस बॉर्न कास्ट, यानी कि उच्च जाति जो आपकी द्विज राव बनने के लिए क्या करती है? दीक्षा या जनेऊ संस्कार से गुजरती है, वो क्या कहलाती है? आपकी ट्विस बॉर्न कास्ट कहलाती है, जो जनेऊ संस्कार से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्नाइजेशन आपको बताया है, पश्चिमीकरण आपको बता दिया है क्या होता है पहले ही कि एम एस श्रीनिवास ने इसको डिफाइन किया था। वेस्टर्नाइजेशन क्या है? द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। द टर्म सबसमिंग चेंजेस अकरिंग एट डिफरेंट लेवल, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज, यानी कि क्या है? एक ब्रिटिश का शासन जो 150 वर्ष से अधिक वर्षों तक परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में लाए गए परिवर्तनों के रूप में परिभाषित करते हैं। ये शब्द जो है आपका टेक्नोलॉजी, संस्थानों, विचारधारा और मूल्यों के विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को शामिल करता है। ठीक है ना। ये देखो मॉडर्नाइजेशन की एक तस्वीर आपकी किताब में थी, मैंने देखी, अच्छी लगी मुझे। क्या कह रही है? हालांकि मेरे अपनी मांस मज्जा से है, लेकिन कभी कभी वे मुझे पूरी तरह से अपरिचित से लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, ना तो उनके जैसा सोचने का तरीका, ना ही उनके जैसा पहनना ओढ़ना, ना ही बोलना चालना। वे नई पीढ़ी के हैं, मेरे सोचने का तरीका इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिक असंभव है। फिर भी मैं उनके अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर वो चीज़ देना चाहूँगी जो वे चाहें, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविंद्रनाथ के वो शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते हैं। तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है। मैं और मेरे बच्चे पल्लव, कल्लोल और किंकिनीन में कुछ भी समान नहीं। पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। उदाहरण स्वरूप हम 12 साल की उम्र में मेखला चादर पहनते रहे थे, लेकिन मेरी बेटी किंकिनीन जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है, पैंट और बैगी कमीज पहनती है। और कल्लोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनना चाहती हूँ तो कल्लोल और किंकिनी विटनी हस्टन के पॉप गीत सुनना पसंद करती हैं। कभी कभी जब भी बैर गीत की कुछ लाइन गाने की कोशिश करती हूँ, किंकिनी अपने गिराव पश्चिम धुन बजा चाहती है। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस दिखाया गया है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन में ऐसे इमेज से दर्शाया गया। ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर, कौन सा था?
कल्चरल चेंज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ कंसेप्ट मैंने इसको बताए थे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमने आज डिस्कस किए हैं, जो भी कंसेप्ट इसके हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आप यार आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो एक प्यारा प्यारा कमेंट्स करके जरूर जाइएगा क्लास में, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी। जल्दी नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आऊँगा। क्लास की PDF के लिए मुझे कम्युनिटी सेक्शन में सभी लोग फॉलो कर लो, ताकि आपकी क्लास की PDF आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारे प्यारे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।